जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं कुछ अलग तरह का विषय उठा रहा हूं, क्योंकि ये मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया है, बहुत लंबे समय तक पढ़ाया है और ये मेरा प्रिय विषय है। हालांकि इस विषय को बताने से पहले कोई मुझसे पूछ सकता है, श्रोता दर्शक, कि स्वामी साहब, ये जो ज्ञान आप बता रहे हैं, आप खुद करोड़पति अरबपति क्यों नहीं बने? देखिए, उसका जवाब मैं पहले ही बना दूं कि सचिन तेंदुलकर बनने के गुण अलग हैं और उनके गुरु अचरेकर बनने के गुण अलग हैं। तो गुरु जरूरी नहीं कि खुद वो योग्यता प्राप्त कर पाए, जो कि एक योग्य पात्र के अंदर ढूंढ कर वो डेवलप कर दे, वो आदमी अच्छा क्रिकेटर बन जाए। जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बनाया, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया। तो चाणक्य जानता था कि वो खुद ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीजें जिनकी आवश्यकता है, जो अहर्ताएं हैं और जो गुणों की होने की आवश्यकता है, वो अगर पात्र मिल गया तो उसके बाद गुरु उसे एक घड़े की तरह आकार दे सकता है और उसको आगे बढ़ा सकता है। तो जो बात मैं कह रहा हूं, ये अंदर अपने झांक कर, अपना अप्रेजल करके, अपने गुण और दोष समझ के, अपनी स्वॉट एनालिसिस करके, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की एनालिसिस करके, हर व्यक्ति को यह खुद निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या जो मैं बता रहा हूं वो कर सकता है कि नहीं। मैं तो केवल वो चीजें बता रहा हूं जो संभव है और जो थ्योरेटिकली सबको पता होनी चाहिए। देखिए, एक विषय यह है कि आप नौकरी करते हैं, मान लीजिए नौकरी में, मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए भी तनख्वाह मिलती है, उसमें 2 लाख रुपए टैक्स चला जाता है, 3 लाख बचती है। मानी बात है, जब 3 लाख रुपए महीना आप कमाएंगे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा होगा, आपका बड़ा मकान होगा, नौकर चाकर होंगे, ड्राइवर होगा, कार होगा, मेड्स होंगी। तो हो सकता है कि आप 50-60 हजार, 1 लाख रुपए महीने बचाएं, 10-12 लाख रुपए साल बचाएं, और उसके बाद 30-40 साल की नौकरी करने के बाद हो सकता है आपके 5-10 करोड़ रुपए हो जाए, हो सकता है। शेयर मार्केट में लगाएं, एफडी में लगाएं, रिस्क लेना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में लगाएं, रिस्क नहीं लेना चाहते तो एफडी में लगाएं। लेकिन नौकरी करके आप केवल करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति नहीं बन सकते। आप मल्टी बिलियन की इंडस्ट्री और मल्टी बिलियनर नहीं बन सकते, जैसे आपने देखा बहुत सारे लोग बने। देखिए, हर 10 साल के अंदर पूंजीपतियों की श्रेणी बदल जाती है। जब हम लोग छोटे थे तो टाटा बिरला ही हम लोग सुना करते थे, गोयनका, झुनझुनवाला, ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, बिरला, ये इंडस्ट्रीज थी जो चलती थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, करोड़ों रुपए कमाती थी, एम्प्लॉइज रखती थी, एरिया का डेवलपमेंट करती थी। लेकिन एक हर 10 साल के बाद आपने देखा ये श्रेणी बदलती रहती है, और पिछले 10 साल से आपने देखा कि देश के अंदर अडानी, जो आज से 20 साल पहले कहीं उनका नामो निशान नहीं था, पहले 10 लोगों की लिस्ट में वो नंबर 1 पे आ गए। अंबानी जी इस प्रकार 40 साल पहले उभरे और वो भी आज के तारीख में बहुत ज्यादा बड़े पूंजीपति बन गए। ये आखिर संभव कैसे हुआ? इन लोगों ने किया कैसे? भाई, हिस्ट्री आपने सबकी देखी। आपने देखा कि धीरूभाई अंबानी साहब जो थे, वो एक पेट्रोल पंप पे बड़े सामान्य कर्मचारी थे। एक सामान्य कर्मचारी इतना बड़ा पूंजीपति कैसे बने? अच्छा, ऐसा भी नहीं कि वो जमाना था जो 10-12 साल पहले का जमाना है, जहां पे आईटी इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनी बना के, ओला उबर जैसी कंपनी बना के कोई आदमी अरबपति करोड़पति बन जाते हैं। आप देख रहे हैं 27-28 साल की आड़ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अरबपति करोड़पति 2-2, 4-4 साल में बन गए। लेकिन वो जमाना तो था नहीं 40 साल पहले, जब अंबानी साहब ने एक बड़ी इंडस्ट्री सेटअप की। आपने देखा कि 40-45 साल पहले जब इंफोसिस का सृजन हुआ, तो जो सुधा नारायण मूर्ति ने कहा, नारायण मूर्ति जी के बारे में, कि ये 6 आईआईटी के इंजीनियर थे जो चाहते थे कि कोई एंटरप्राइज को खड़ा किया जाए। अगर पैसे उनके पास थे नहीं, तो उन्होंने अपनी पत्नी से, नारायण मूर्ति ने, सुधा, वो बताती हैं, कितना सच है कितना नहीं है तो वही जाने, तो उन्होंने 7,000 रुपए का लोन दिया था, और मजाक में ये भी कहा कि जो 7,000 का लोन दिया था, आज तक नारायण मूर्ति ने वो वापस नहीं किया।
लेकिन आज के तारीख में न केवल नारायण मूर्ति बल्कि उनके जितने भी पार्टनर्स थे, जो उनके आईटी के क्लास फेलोज थे, जिन्होंने इन्फोसिस शुरू कर दी, आज सब अरबपति हैं, मल्टी बिलियन उनके पास हैं, उनके एम्प्लॉइज भी मल्टी बिलियनर हैं। क्योंकि जब इन्फोसिस में कोई ज्वाइन करता है एम्प्लॉय, तो उसको शेयर्स कुछ दे दिए जाते हैं, फिर उसके बाद बोनस शेयर्स मिलते हैं, फिर उसके बाद डिविडेंड मिलता है, फिर वो स्प्लिट होता है, फिर उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो जो 10 रुपए का शेयर किसी कंपनी का होता है, जब वो 3,000 रुपए का हो जाता है, तो आप सोचिए 10 रुपए का शेयर 3,000 रुपए का मतलब कितने गुना, 300 गुना। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए बनाया और आपके पैसे 300 करोड़ रुपए हो जाएं, तो आप तो अरबपति बन जाएंगे। नौकरी में तो ये संभव नहीं है। नौकरी में तभी संभव है जब ऐसी कंपनी को आप ज्वाइन करें जो शेयर मार्केट में आए, शेयर मार्केट में पैसा उठाए और उसके बाद 10 रुपए का शेयर 300 रुपए का हो जाए। तो सवाल है, अगर आपके अंदर वो गुण है, अगर आप वो जानते हैं, अब दो तरीके हैं। या तो लोग शेयर मार्केट में क्यों जाते हैं? शेयर मार्केट में इसलिए जाते हैं कि अगर शेयर मार्केट में आपको पहचान है, अच्छी कंपनियों की पहचान कैसे की जाए। आज तो ये कहना बहुत आसान है कि अगर आपने रिलायंस में 50 साल पहले इन्वेस्ट कर दिया होता, इन्फोसिस में कर दिया होता, तो अगर आपने 1 लाख भी किया होता तो आज वो 30 करोड़ या 40 करोड़ होता। लेकिन आज के तारीख में कौन सी इन्फोसिस बनेगी, कौन सी रिलायंस बनेगी और कौन सी डूब जाएगी, इसका तो आप फोरकास्ट कर नहीं सकते। तो ये पहचानना कि कौन सी कंपनी ऐसा करेगी, वो एज ए इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर, वो तो निर्णय शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है। और वो अगर पहचान है, जैसे राकेश झुनझुनवाला के पास वो पहचान है, और एलन मस्क के पास वो पहचान है, ये लोग वो लोग पहचान है, या तो इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं या किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी को पहचान लेते हैं कि इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, और उसके बाद उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में जब कंपनी उठना शुरू होती है, उसके अंदर पैसा लगा देते हैं, और जब वो कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो हजारों करोड़ रुपए कमा देते हैं। लेकिन इस चीज के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक तथ्य है वो ये है कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जैसे आपने देखा कि एनवायरनमेंट जो है वो कंपनी किस प्रकार की कंपनी है, किस प्रकार की इंडस्ट्री में है, किस प्रकार का प्रमोटर है, अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कंपनी में अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। कुछ इंडस्ट्री में फायदा होता है, कुछ इंडस्ट्री में फायदा नहीं होता, किसी में नुकसान होता है। अगर क्रूड के प्राइस बढ़ जाएं तो उसकी जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं, जो क्रूड को रिफाइन करती हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है क्योंकि उनकी रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ जाती है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो वो कंपनियां जिसपे लोग लोन से ज्यादा सामान खरीदते हैं, उनको फायदा हो जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो मानी बात है, ग्राहक को कम ईएमआई देनी पड़ती है तो वो ज्यादा चीजें खरीदता है। बैंकों को ज्यादा फायदा हो जाता है क्योंकि बैंकों में इंटरेस्ट रेट कम होने से उनकी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है, और लेंडिंग कॉस्ट में बहुत ज्यादा परिवर्तन करते नहीं। या मान लीजिए पहले 7 और 10%, 7 पे उठाते थे और 10 पे बांटते थे, अब 6 पे उठाएंगे, 9 पे बांटेंगे, तो उनकी मार्जिन इंप्रूव हो जाती है। तो हर तो लेकिन इस चीज पे ध्यान रखना, इसको समझना एज ए शेयर होल्डर, यही म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स करते हैं, क्योंकि इस चीज की विशेषज्ञता उनको होती है कि अगर विश्व के अंदर ये घटना घट रही है तो इसका डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे क्या प्रभाव पड़ेगा और डिफरेंट कंपनीज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो हो गया, जो इन्वेस्टर शेयर मार्केट में पैसा लगाता है वो अपने को कैसे करोड़पति अरबपति बना सकता है। लेकिन मान लीजिए आप कहेंगे नहीं साहब, मुझे तो अंबानी के रास्ते पे चलना है, मुझे तो अडानी जी के रास्ते पे चलना है। क्योंकि आपने देखा पहले बिरला और टाटा बहुत बड़े पूंजीपति हुआ करते थे, लेकिन वो ट्रेडिशनली अपना ग्रो करते रहे, एक उनका अपना ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ वर्किंग स्टाइल था। लेकिन जो अंबानी जी ने किया, जो धीरू भाई अंबानी ने किया, जो इन्फोसिस ने किया, या जो अडानी जी ने किया, वो बिल्कुल डिफरेंट प्रकार का था। और आज के बच्चे पिछले 5-7 साल में उन्होंने बिल्कुल ही अलग कर दिया, जहां उन्होंने बिलियन और डॉलर्स बना लिए। देखिए, अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, मान लीजिए आपकी छोटी सी इंडस्ट्री है, आपका 5 करोड़ का टर्नओवर है, 1 करोड़ का प्रॉफिट है। अब 1 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है, आप करोड़पति बन जाएंगे, कोई परेशानी नहीं, आप जब 100-200 करोड़ रुपए आपके पास होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप अपने को ग्रो करेंगे, उस ग्रो करने में अपना मूल्यांकन करते हुए और एनवायरनमेंट का मूल्यांकन करते हुए आपको ये निर्णय लेना होगा। क्योंकि हर कंपनी का एक फेज होता है, हर इंडस्ट्री का एक फेज होता है।
जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, आपने नौकरी छोड़ के पहले कोई बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, आपने कोई इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री अच्छे चलने लगी, लेकिन आपके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है। आपका पहले 1 करोड़ का टर्नओवर है, 10 लाख का प्रॉफिट है। उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से रिलेटिव से पैसा लेते हैं, लोन पे लेते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, 2 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है, 20 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद आप बैंक में जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को दिखाते हैं, कहते हैं मेरी कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, आप मुझे 5 करोड़ का लोन दे दीजिए, वो आपको 5 करोड़ का लोन दे देता है बैंक। उसके बाद आपका प्रॉफिट जो है 50 लाख हो जाता है, 1 करोड़ हो जाता है। उससे आप इंटरेस्ट का, बैंक का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस करते हैं, अपने मित्रों को भी इंटरेस्ट देते हैं, उनका भी पैसा वापस करते हैं, और लीजिए कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी। अब आपको लगा कि भाई मेरी कंपनी इतनी ज्यादा अच्छा काम करने लगी है, तो मैं 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों ना लगा लूं, और 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा लूंगा, और इंडस्ट्री मेरी बढ़िया चल रही है, मार्केट के अंदर साख बहुत बढ़िया हो गई है, तो मैं अंबानी और अडानी क्यों ना बनूं। लेकिन 1000 करोड़ के लिए तो आपके पास है नहीं। अच्छा, कोई भी आदमी जब आपके पास मान लीजिए 100 करोड़ है, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि 100 करोड़ आप लगाएंगे और 900 करोड़ रुपए का वो लोन दे देगा, क्योंकि आप जानते हैं इक्विटी डेट रेशियो होता है, पूंजी कितनी और लोन कितना, और वो ज्यादातर केसेस में 1:2 होता है, मतलब 1 रुपए आपके पास है तो 2 रुपए आपको कोई लोन दे देगा, लेकिन 1 रुपए में 100 रुपए का लोन कोई नहीं देगा। वो कहेगा कि नहीं साहब, आज पूंजी लगाइए, इक्विटी लगाइए, पैसा लगाइए। अच्छा, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ आपके पास है, 400 करोड़ आपके पास है नहीं, या 300 करोड़ है नहीं कि आप 600-700 करोड़ का बैंक से लोन ले लें, तो आप करते क्या हैं कि कुछ तो अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से पैसा उठाते हैं, और क्योंकि ये है कि जो आपके पास पैसा हो, बैंक भी तभी आपको लोन देगा जब उसको लगेगा कि जो प्रमोटर कंपनी प्रमोट कर रहे हैं और जो एक्टिव डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी को चलाएंगे, उनका अच्छा खासा पैसा लगा है कि नहीं। अगर पैसा केवल शेयर मार्केट से उठा के इक्विटी में उसने लगा दिया है, इसका माने उसका बहुत ज्यादा कंपनी से लगाव नहीं होगा, लेकिन अगर उसका पैसा खुद फंसा होगा तो लगाव ज्यादा होगा। तो इसलिए इक्विटी में कहते हैं 25% शेयर जो है वो होना चाहिए प्रमोटर्स और फ्रेंड एंड रिलेटिव्स का, प्रमोटर्स का ज्यादा हो तो और अच्छा। अब आपने ये पैसा इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद आपने शेयर मार्केट से पैसा उठा लिया। मान लीजिए आपने शेयर मार्केट से पैसा उठा लिया, लोगों ने आपकी परफॉर्मेंस देख के आपको शेयर मार्केट में पैसा दे दिया, आपके पास 600 करोड़ रुपए आ गए, और 600 करोड़ के बाद 400 करोड़ रुपए आपने बैंक से लोन ले लिए, तो 1000 करोड़ पूरे हो गए, प्रोजेक्ट आपका चल गया। अब देखिए यहां पे कैच है, यहां पे गेम है। जब आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं और आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी नहीं है, तो कई बार क्या होता है, 3 टर्म्स आपको समझ लेने चाहिए जिनको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो है एंजल फाइनेंसर, वेंचर कैपिटलिस्ट। देखिए, एंजल फाइनेंसर वो होता है जब आपके पास प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे नहीं है। तो ये एंजल फाइनेंसर वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, आइडिया नहीं है। आपके पास आइडिया है, पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है, आइडिया नहीं है। या मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट अंबानी जी को पसंद आ गया, अडानी जी को पसंद आ गया, उन्होंने ठीक है यार 300-400 करोड़ रुपए लगा दो, इक्विटी के शेयर्स मुझे दे दो, 10 रुपए में शेयर दे दो, और आपने दे दिए। उसके बाद ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और कंपनी अच्छा चलने लगी, तो 10 रुपए का शेयर 100 रुपए का हो गया। तो केवल आपके प्रमोटर जिसने कंपनी बनाई थी उसी के पैसे 10 गुने नहीं हुए, अंबानी जी ने जिन्होंने उस कंपनी में एज ए एंजल फाइनेंसर पैसा लगाया था, उनके पैसे भी 10 गुने हो गए। तो थोड़ा अगर आपका इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो एंजल फाइनेंसर हो गया, उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, और थोड़े 2000 करोड़ की जरूरत है तो वेंचर कैपिटलिस्ट आपके पास आ गए, उन्होंने आपके यहाँ पैसा लगा दिया। मकसद उनका यही है, अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोमोटर है, अगर मैं इसमें पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा 100 गुना हो जाएगा। और जब ये पैसा आपने लगा दिया, धीरे आप शेयर मार्केट में जाते रहे, इसको बढ़ाते रहे, उसके बाद आपका जो 10 रुपए का शेयर था वो 1000 का हो गया, 2000 का हो गया, आपने स्प्लिट किया, उसमें बोनस दिया, यही जो इन्फोसिस में और रिलायंस और सारी कंपनी में हुआ है। तो शेयर मार्केट का बढ़ना या घटना जितना ज्यादा हमारे शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद या नुकसानदायक है, उतना ही अंबानी अडानी जी के लिए है। अगर उनके शेयर मार्केट में पैसा, शेयर गिरता है तो उनकी भी जो वेल्थ है वो कम होती है, और बढ़ता है तो वेल्थ ज्यादा होती है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि वो क्या करता है कि जब वो शेयर बाद में लेके आता है, जैसे मान लीजिए 10 रुपए का शेयर लेके आया, वो प्रीमियम पे लेके आता है, वो कहता है 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में नहीं मिलेगा, 100 रुपए में मिलेगा, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ।
अच्छा, 10 रुपए का शेयर जब आपने 100 रुपए में अप्लाई कर दिया और आपको 100 रुपए मिल गया, आप ये सोचा कि 1000 का हो जाएगा, मैं पैसा बनाऊंगा, लेकिन जो 100 का शेयर, 10 का शेयर आपको 100 में मिल रहा है, तो जो प्रोमोटर है या जो एंजल फाइनेंसर है या जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, उसका भी शेयर 10 का 10 गुना हो गया, 10 का 100 हो गया, और 1000 का हो गया तो 100 गुना हो गया। इसका मतलब ये है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल फाइनेंसर पैसा लगाएं किसी कंपनी में सारी कंपनी सक्सीड कर जाए। लेकिन अगर आप बैंकर हैं और आप बैंक में आप लोन देते हैं और 7% की आपकी कॉस्ट है और 10% भी देते हैं, 3% की मार्जिन है, तो नौकरी की तरह आपका प्रॉफिट जो है एक रेंज में रहेगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में, इक्विटी में, या वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह या एंजल फाइनेंसर की तरह पैसा लगाएंगे, तो अगर 10 कंपनी में 9 कंपनी फेल भी हो जाएंगी और एक कंपनी प्रॉफिट पे आ जाएगी और इन्फोसिस और रिलायंस बन जाएगी और 10 रुपए का शेयर 1000 का हो जाएगा, तो सारे लॉसेस को कवर करके भी हजारों करोड़ के आप प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो पहली श्रृंखला में आज मैं पहले केवल चरण बता रहा हूं, आज मैं देखूंगा आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि मेरा सब्जेक्ट था, तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इसको लॉन्च करूं, आप लोगों से बात करूं। तो पहले चरण में पहली चीज मैंने बताई, आगे और चीजें बताऊंगा, लेकिन आज मैंने आपसे वेंचर कैपिटलिस्ट के, एंजल फाइनेंसर्स के, शेयर मार्केट के, अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करने के, उसके लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स का स्टडी करने के लिए, प्रमोटर द्वारा शेयर होल्डर्स को इतना ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए कि जब भी उसे पैसे की आवश्यकता हो उसको मार्केट से पैसा मिल जाए। इसी से आप मल्टी बिलियनर बन सकते हैं, करोड़पति नहीं बन सकते, नौकरी से आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप केवल लोन पे इंडस्ट्री को चलाते हैं तो भी करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन आप अरबपति तभी बन सकते हैं जब आप शेयर मार्केट में जाएं और अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए लोगों को लाभान्वित करें, जिससे वो पैसा लगाएं और उनके पैसे गुना करते हुए, बढ़ाते हुए देते चले जाएं, जैसे इन्फोसिस, रिलायंस और अडानी ने किया है। नमस्कार, धन्यवाद।